नमस्कार। आज हम एक ऐसे मामले पर बात करने वाले हैं जिसने पिछले कुछ दिनों में पूरे इंटरनेट को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। देखिए, ओडिशा के केंदुझर से एक बेहद खौफनाक और सच कहूं तो उतना ही दर्दनाक वीडियो सामने आया। वीडियो में 52 साल के जीतू मुंडा नाम के एक व्यक्ति को अपनी ही मृत बहन का कंकाल लेकर बैंक जाते हुए देखा गया। बिल्कुल, आपने सही सुना। लेकिन आखिर इस वायरल वीडियो के पीछे का असली सच क्या है? आइए इस पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच करते हैं। इस पूरे मामले को देखकर ना मुझे तुरंत मशहूर फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस का वो आइकॉनिक डायलॉग याद आ गया कि मरीज मरने की हालत में है, पर क्या उससे पहले फॉर्म भरना पड़ेगा। मतलब ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये हमारे सिस्टम की लालफीताशाही और कड़े नियमों पर एक बहुत गहरी चोट है। इंटरनेट पर तो लोग सीधा सीधा पूछने लगे कि भाई क्या हम वाकई कैसे सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं, जहाँ कागजी कार्रवाई एक इंसान के दुख दर्द से भी ज्यादा बड़ी हो गई है। और यहीं से उठता है वो सबसे बड़ा सवाल जिसने सोशल मीडिया पर सच में आग लगा दी। क्या बैंक अधिकारियों ने जीतू मुंडा से सच में ये कहा था कि वो अपनी मृत बहन को खुद लेकर आए? देखिए, इस सवाल का जवाब ही इस पूरी घटना का सबसे बड़ा रहस्य है, जिसे आज हम बिल्कुल तथ्यों के आधार पर सुलझाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये नौबत आई कैसे। ये पूरी टाइमलाइन काफी दुखद है। डियानाली गांव के रहने वाले जीतू मुंडा की बड़ी बहन कालरा मुंडा का 26 जनवरी को निधन हो जाता है। अब विडंबना देखिए, बैंक खाते में जो नॉमिनी थे यानी उनके पति और बेटे, उनका भी निधन हो चुका था। तो ऐसे में 27 अप्रैल को जब जीतू मुंडा बैंक पहुंचे तो उस खाते के वो इकलौते जीवित दावेदार थे और उनके लिए वो पैसा सच में जीवन चलाने का एक बहुत बहुत बड़ा सहारा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वायरल कंकाल की असली सच्चाई जानते हैं, क्योंकि इंटरनेट पर जो वायरल होता है ना, वो हमेशा पूरा सच नहीं होता। अब यहाँ वायरल दावों और ज़मीनी हकीकत के बीच का अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ तो इंटरनेट पर यह दावा किया जा रहा था कि बैंक ने मृतक की फिजिकल प्रेजेंस यानी उन्हें खुद पेश करने की मांग की, लेकिन असल तथ्य बिल्कुल अलग है। बैंक ने क्लेम सेटलमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर डेथ सर्टिफिकेट मांगा था, जो कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। इस भयंकर गलतफहमी के फैलने के बाद इंडियन ओवरसीज बैंक को अपना आधिकारिक बयान जारी करना पड़ा। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। दरअसल बैंक अधिकारी जीतू को जो समझाने की कोशिश कर रहे थे, वो एक बेहद ही सामान्य कानूनी प्रक्रिया थी। देखिए, बिना उचित वेरिफिकेशन के कोई भी थर्ड पार्टी पैसा नहीं निकाल सकती। नियम एकदम साफ है। सबसे पहले मृत्यु प्रमाण पत्र लाइए, फिर वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद ही क्लेम सेटलमेंट किया जाएगा। और सच कहें तो बैंक का मुख्य काम भी तो डिपॉजिटर के पैसों को सुरक्षित रखना ही होता है। तो फिर सवाल ये है कि ये कंकाल वाली इतनी बड़ी घटना हुई कैसे? तो इसका सबसे अहम कारण ये है कि रिपोर्ट्स और बैंक के मुताबिक जब जीतू मुंडा ब्रांच पहुंचे थे तो वो नशे की हालत में थे। अब अधिकारियों ने जब उन्हें मना किया और क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस के बारे में बताया, तो जानकारी न होने की वजह से वो इस बात का बिल्कुल गलत मतलब निकाल बैठे और सीधा अपनी बहन का कंकाल लेकर वापस बैंक आ गए। ये देखते ही बैंक में हड़कंप मच गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। अब बात करते हैं कि इस पूरी घटना के बाद आखिर पैसे कैसे मिले, क्योंकि ये घटना एक बहुत बड़ी त्रासदी बन सकती थी, लेकिन शुक्र है कि इसका समाधान निकाल लिया गया। ये वो सटीक रकम है जो बहन कालरा मुंडा के बैंक खाते में जमा थी, 19,204 रुपए। अब जरा सोचिए, एक आम इंसान के लिए शायद ये बहुत बड़ी रकम ना हो, लेकिन एक बेहद गरीब इंसान के लिए जो सिर्फ अपना जीवन चलाने के लिए रोज संघर्ष कर रहा हो, ये रकम सच में बहुत मायने रखती है। अच्छी बात ये रही कि बैंक ने स्थिति स्पष्ट करने के साथ ही बिना किसी परेशानी के ये पूरी रकम जीतू को सौंप दी। और बात सिर्फ बैंक तक ही सीमित नहीं रही, स्थानीय प्रशासन ने भी आगे बढ़कर मदद का हाथ बढ़ाया। इलाके के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ने तुरंत एक्शन लेते हुए जीतू मुंडा को रेड क्रॉस फंड से 2,000 रुपए की फौरी आर्थिक मदद भी मुहैया कराई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब तक सच बाहर आता, सोशल मीडिया का गुस्सा फूट चुका था और ये वीडियो इंटरनेट पर आग की तरफ फैल गया था। इंटरनेट पर लोगों का जो गुस्सा था वो अलग अलग टिप्पणियों में साफ दिखाई दे रहा था। उदाहरण के लिए, एक इंटरनेट यूजर ने सीधा आरोप लगाते हुए लिखा कि एक गरीब आदिवासी को अपने हक के लिए कंकाल लाना पड़ता है, जबकि विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग हजारों करोड़ लेकर भाग जाते हैं क्योंकि वो मोदी जी के दोस्त थे।
ये बयान साफ दिखाता है कि जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो आम जनता सिस्टम के इस कथित दोहरे मापदंड को किस नज़र से देखती है। एक और यूजर ने एक बहुत ही व्यावहारिक और ज़रूरी सवाल उठाया। उनका पूछना था कि जब बात गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोगों की आती है तो बैंक और सरकारी सेवाएं घर घर जाकर मदद क्यों नहीं करती। सोचिए, अगर बैंक कर्मी उनके घर जाकर सही जानकारी दे देते तो क्या इतनी बड़ी त्रासदी को होने से नहीं रोका जा सकता था। और इस पूरी घटना के बाद एक गहरा व्यंग भी देखने को मिला। एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा कि हम विश्व गुरु बन गए हैं, क्योंकि जो यहाँ होता है वो दुनिया में कहीं और नहीं होता। ये कटाक्ष उस आम भावना को सामने लाता है कि ज़मीनी हकीकत और बड़े बड़े दावों के बीच आज भी एक बहुत बड़ी खाई मौजूद है। तो चलिए अब इस पूरे मुद्दे के मूल कारण यानी नियम बनाम बेबसी की हकीकत पर नजर डालते हैं। कुल मिलाकर ये पूरा मामला कई जटिलताओं को एक साथ हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। देखिए, हम बैंक को पूरी तरह गलत नहीं ठहरा सकते क्योंकि उन्हें कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना ही होता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि अत्यधिक गरीबी और शिक्षा या जागरूकता की कमी एक इंसान को इतने हताश और दुखद कदम उठाने पर मजबूर कर देती है। और ये घटना इन्हीं दोनों चीज़ों के बीच हुए टकराव का एक भयानक परिणाम थी। अंत में ये पूरा मामला हमारे लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। हम एक ऐसा सिस्टम कैसे बना सकते हैं जहां नियम तो कायम रहें, लेकिन वो इतने जटिल ना हों कि उनके बोझ तले बुनियादी मानवीय संवेदनाओं का ही दम घुट जाए। ये एक ऐसा विषय है जिस पर हमें गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।